अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, सब जो है वो माइक से भी बोल सकते हैं, चैट से बोल सकते हैं, जिनका माइक वर्किंग नहीं कर रहा। माइक तुम लोगों ने खुद ऑफ किए हुए होते हैं और तुम लोग यहाँ पर शोर मचा रहे हो तो कि जो है ना वो ऑफ हुआ हुआ है। ठीक है, अच्छा जी। लास्ट टाइम जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे, सलार ऑलमोस्ट सब आ गए हैं, तो थोड़ा सा ये डिस्कशंस को हम अपने आगे बढ़ाते हैं। ये 5 मिनट और वेट कर लेते हैं, अभी और जो है वो एंटर हो जाते हैं, फिर इसके बाद जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइमिंग को सबको पता है ना? दो सफिया बानो जो है वो एंटर होती हैं। दो आईडीज बनाई हुई हैं आप लोगों ने। बस 2-3 मिनट और रुक रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, नाउ हम स्टार्ट क्लास। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हम मेमोरी को जो है वो क्या करते हैं, हम जानते हैं तो हमें उसको याद रखना जो है वो आसान हो जाता है। और फिर मैंने आप लोगों को जो है दोबारा वो एक्सरसाइज करवानी थी और करवाई। आज फिर अगर मैं इस चीज़ को अगर दोबारा करवाती हूँ तो आप मुझे इस चीज़ का क्या जो है वो प्रोटेक्शन देंगे। यानी कि मैंने जब वो कहा था आपसे कि मैं एक प्रॉम्प्ट दे रही हूँ और उसके बाद जो है वो आपने उसको मेमोरी को है अपना सस्टेन करना है कि उस प्रॉम्प्ट की बेस में कैसे आप नंबर्स को जो है वो असाइन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो प्रॉम्प्ट और वो नंबरिंग आपको कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, किस तरह से मेमोराइज कर रही है। जैसे मैंने उस वक्त 5 दिए थे, अब अगर मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि जी अभी अटेंशन रहिएगा सब, अब मैं आप लोगों को नंबर भी असाइन कर रही हूँ और प्रॉम्प्ट भी असाइन कर रही हूँ। सारे अटेंटिव हैं क्योंकि मैं अब कॉन्शियस में आपको आके कर रही हूँ, अनकॉन्शियसली मैं आपको प्रिटेंड नहीं कर रही। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जी जब हम मेमोराइज कर रहे हैं या रिकॉल कर रहे हैं तो उसके लिए जो है वो हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट। अच्छा जी, मैंने अब आपसे कहा कि जी फर्स्ट पे जो है वो मोबाइल है। ठीक है, सेकंड पे जो है वो लैपटॉप है, फर्स्ट में मोबाइल है।
3rd पे चार्जर है, 5 पे फैन है, ओ सॉरी 4th पे फैन है, 5 पे स्विच, 6 पे टेबल, 7 पे विंडो, 8 पे डोर, 9th में पेन, 10 में पेंसिल। अब अगर आप सबको मेमोराइज हुआ तो उसके लिए अब मैं ज़रा पूछती हूँ 9th में क्या था? सलार, क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक अब यहाँ पर आगे स्टार्ट हो जाएगा कि मैं कैसे स्टोर करवा रही हूँ आपको, आपकी मेमोरी को, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी और आपका सेंसरी मेमोरी जो है वो कैसे वर्कआउट कर रहा है। आपने सेंस लिया, बिल्कुल मुझे उसमें बोल सकते हैं आप चैट के बजाय। सही है, ठीक है। 9th में पेन था, नहीं स्विच नहीं था बेटा, सलार स्विच नहीं था। 1st पे क्या था भाई? इससे कैसे रियलाइज़ हुआ कि आप लोग जो है वो जी हाँ बिल्कुल, हाँ ये तुम्हारा जवाब सही है, दुरुस्त है सलार, तुम्हें वाटर कूलर मिलता है इस जवाब के ऊपर, ठीक है। और जो है वो बताने का मकसद ये है कि आप कितने मेमोरी, यानी कि एक तो सेंस किया आपने, सिर्फ सुना, लिसन किया, ये सेंसेस है हमारे पास, जो 5 सेंसेस हैं हम उसके ऊपर वर्क करते हैं, सुनना, देखना, जानना, चखना, टच करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी सेंस में है और उसमें कॉमन सेंस भी शामिल होता है और उसके अलावा 6 सेंस भी शामिल होता है। तो कॉमन सेंस को हम यूज़ करते हुए वी हैव टू इंटरप्रेट फॉर दैट फॉर पर्टिकुलर लैंग्वेज और फिनोमेना, बट हाउ टू कन्वर्ट इनटू sensory memory to short term memory and then transfer into the long term memory। क्या ये बात तुम लोग बार बार याद रहेगी कि मिस बुशरा कभी वो एक एक्सरसाइज करवाती थी, वो इस तरह की एक्सरसाइज थी, यानी कि ये एक एक्सरसाइज मुझे भी याद इसलिए रह गई कि जब एक दफ़ा हमने एक ना ओरिएंटेशन रखा था अपने यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर हमारे एक ट्रेनर्स आए थे, उन्होंने जो है वो बच्चों को, जो क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास होती है और ओरिएंटेशन होता है, तो उसमें बच्चों को जो है वो एक ये चीज़ बतानी ज़रूरी होती है कि आप कैसे फोकस करते हैं अपनी स्टडी पे, और क्या शिकायत होती है कि हमें याद नहीं रह पाता, हम मेमोराइज नहीं कर पाते। तो उसके लिए उन्होंने ये एक्सरसाइज करवाई थी, इसका मकसद यही था कि कैसे लिसन करते हो, कैसे फोकस्ड करते हो और कैसे उसको मेमोराइज रखते हो। जब मेमोरी हो जाती है तो फिर आपको डर नहीं रहता, जब फोकस्ड ही नहीं होगा। अब मैंने अचानक से, जैसे सलार का सलार, वो जो मैंने लर्निंग वाला कहा था टॉपिक, और वो जो उसमें मोटिवेशन का भी था, उसमें जो है वो डायरेक्शंस का भी था, उसमें इमोशंस का भी था, अभी मैंने सारी बातें कह दी, अब सलार को समझ ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने अनइंटेंशन, मैंने इतनी तेजी से बोला और उसका इंटेंशन नहीं था, तो वो फोकस नहीं हुआ। जब फोकस नहीं हुआ तो लिसन नहीं हुआ। जैसे हमने जब जेम्स की थ्योरी को हम पढ़ रहे हैं कि भाई पहले वो कह रहा है कि जी पहले दिल डर रहा है, यानी पहले फिजिकली आप सेंस कर रहे हो, देन आप मेंटली इसको प्रिडिक्ट कर रहे हो। तो यही जो है वो हमारी इस तरह भी होता है कि हम जब हम मेमोराइज करने के लिए भी, कोई भी इमोशन को गाइड करने के लिए, पहले आप फिजिकली लिसन करेंगे, देन आप उसको जो है वो इंटरप्रेट करेंगे। ठीक, तो इससे आपको खुद ही फ़र्क पता चल जाएगा कि जी हमने क्या और कैसे, कब और कैसे करना है। अब दूसरी बात क्या थी कि स्टोर करने की कहानी, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं कि कैसे हम इसको स्टोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टोर करने की कहानी है कि डेफिनेशन हमें क्या कह रही है। डेफिनेशन हमें क्या कह रही है? ये मैटर करता है। डेफिनेशन ये कह रही है कि जी आप स्टोर करें और फिर आप उसको जो है वो प्रेडिक्ट करें। तो क्या स्टोर करना और प्रेडिक्ट करना और पहले सेंस लेना, यानी कि एक इवेंट आपके सामने आ रहा है, पहले आप सेंस अकोमोडेट कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है,
तो इसकी बेस पर जो है फिर आप उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी पे रखते हैं। अगर वो रिहेर्स होता रहता है तो आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं। तो इसको ज़रा बताने का मकसद यहाँ पर ये था कि अब मैं ज़रा यहाँ पर आ रही हूँ। हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की बात की थी। हम एक मैसेज को लिखते हैं, इनकोड करते हैं। इनकोडिंग का मतलब होता है कैसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, किस तरह से उसको जो है वो डिज़ाइन किया आपने। फिर आपने अपनी डिस्क में जो है, ये तो एक प्रोसेस सिस्टम बता दिया कि कैसे डिस्क में सेव किया जाता है और फिर कंप्यूटर में कैसे वो बरकरार रहता है। रिट्राइव का मतलब होता है बरकरार रहना। इसी तरह इस डेफिनेशन का मतलब भी जो है वो मेमोरी क्या कर रही है, लर्निंग कर रही है, परसिस्टेंस यानी कि बरकरार रखती है ओवर टाइम, जब तक वो एबिलिटी टू स्टोर और जो है रिट्राइव ना रहे, यानी कि बार बार उस इंफॉर्मेशन को रिपीट नहीं किया जाए। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, कॉग्निटिव जो है वो कॉन्शियस भी। तो ये दोनों चीज़ें जब आपके पास आएंगी, तो ये जब मैं कॉन्शियस की बात बताऊंगी तो उससे जो है वो आपको बड़ा पता चल जाएगा जी कॉन्शियस जो है वो कैसे इंटरप्रेट हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। अब ज़रा ये चीज़ देखते हैं कि कैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं। शेयर हो रही है आप लोगों के पास, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स, मेमोरी आपके पास आ गई। अब ज़रा इसको और इंटरप्रेट किया है उन्होंने, और एलिब्रेट किया है। ये किसने किया है? एटकिंसन जो है वो शेफरन मॉडल जो कहलाता है ये, यानी कि मल्टी स्टोर मॉडल कहलाता है। वो तो पहला मॉडल था कि बस आपने इनकोड किया, स्टोर किया एंड देन आपने उसको इन्फॉर्मेशन को सिक्योर कर लिया। अब यहाँ पर जो है वो 1929 में जो है वो एटकिंसन ने जो है वो, या एटकिंसन अब भी कह सकते हैं आप इसको, जिस तरह से प्रोनाउंस करना चाहें, तो उसमें जो है ये मल्टी स्टोर मॉडल जो है ये आपके पास मौजूद है। यानी कि सेंसरी मेमोरी, यानी कि पहले आपने सेंस किया तो सेंसरी मेमोरी जो है जस्ट फॉर 1 सेकंड जो है वो इन्फिनिट रहती है। अगर उसको आपने स्टोर नहीं किया, समहाउ आपने उसको फॉरगेट कर दिया, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी। और अगर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली गई है तो फिर वो ट्रांसफर हो जाएगी अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो सिर्फ और सिर्फ हाफ मिनट में तक जो है वो रिटेन रहती है। ठीक है, फिर इसके बाद वो लार्ज यानी कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है एंड देन फिर वो इंटर जो है वो रिट्राइव्ड होती है और फिर रिहर्सल होती है। यानी कि वो जितना दफ़ा आप रिपीट करते रहते हैं उतनी दफ़ा वो आपको याद दिलाती रहती है कि हाँ जी ये काम होना है और इस तरीके से होना है। अच्छा जी, ये वाली डायग्राम, इसको ज़रा गौर करें। जो हमने इन्वायरमेंट की बात की, वो इन्वायरमेंट की भी पिक्चर्स अभी आगे आएगी, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इन्वायरमेंट को इनहेल किया है और कैसे उसको जो है वो एक्सजरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, इन्वायरमेंट आपके पास गिवन होता है। लेट सपोज मैंने आपको जो है वो एक क्लास में जो है ना वो सलार और आपके ये हमारी क्या नाम है इस बच्ची का, नेहा, ये 3-4 स्टूडेंट्स हमारे जो है वो एक क्लास में, मैंने इनको एक जो है वो अचानक जो है वो एक बंद कमरे में भेज दिया। तो वो इन्वायरमेंट जो है उसमें हो सकता है सलार ना डरे लेकिन नेहा के जो है वो चीखें निकल जाएं। यानी उसने जो जैसे उसको इंटरप्रेट करेगा वो वैसे उसको जो है वो देखेगा। या आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, जैसा एक सेमिनार होता है, अब वहाँ पर आपकी जो है वो फेवरेट जो है वो पर्सनैलिटी आ जाए या सेलिब्रिटीज़ आ जाएं, तो अब हर एक का सेंस करने का जो है वो अंदाज कुछ और होगा। कोई बहुत जो है वो अप्रिशिएटिव होगा, कोई बहुत शॉक्ड होगा। तो इसका क्या मतलब है कि आपने जैसा सेंस किया है उसको वैसे इंटरप्रेट करेंगे। ऐसा ही है। तो वो जो इंटरप्रिटेशन का टाइम है वो जस्ट फॉर 1 सेकंड है, सेंसरी का टाइम। तो वो आप उसी वक्त आपने देखा और भूल गए, तो वो आपको याद नहीं रहा। लेकिन अगर उसको देखते रहे तो जस्ट फॉर वो जो है ना 1 सेकंड में जो है वो मेंटेन हो गई आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। वहाँ पर भी अगर वो रिपीटेड एक्शन नहीं हुआ, बार बार नहीं रिपीट हो रहा, तो वहीं के वहीं जो है वो इतना पैसेज ऑफ टाइम जो है वो धुल जाएगी। जैसे अगर हमारे बचपन की काफ़ी सारी मेमोरीज हैं जो अगर बार बार रिपीट नहीं हुई हैं तो इसलिए हमें वो बार बार याद नहीं रहती, लेकिन जो चीज़ बार बार रिपीट हुई है, जैसे शरारतों पे बार बार डांट पड़ती रही है, वो आपको याद रहेगी हमेशा। ठीक है जी,
और अगर वो रिपीट बहुत ज़्यादा होता जा रहा है तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बन रहा है। और अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी फॉरगॉट हो गया है तो उसका मतलब है कि उसकी इंटरफेरेंस ही ख़त्म हो गई, यानी कि वो बार बार इंटरफेरेंस ही नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से जो है वो रिमूव हो गई है, यानी कि वो रिट्राइव जो है वो फेलियर हो गया क्योंकि बार बार इंटरप्रेट नहीं कर रहा। ठीक है, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ें अब इन वर्डिंग आपके पास आ रही हैं। सो तो नहीं गए वो सारे। मल्टी स्टोर मॉडल, यानी कि एक्सन एंड शिफरिन ने इस सारे मल्टी स्टोर मॉडल को पहले डायग्राम में डिफाइन किया, अब वही बात जो है वो यहाँ पर जो है वो कह रहा है। अब ज़रा नेहा, ये आपके पास स्लाइड ओपन है, ज़रा इसको पढ़ें और ज़रा मुझे बताएंगी पहली लाइन हमें क्या कह रही है। नेहा, सलार, जो भी कोई जागा हुआ इस वक्त तो वो पढ़ सकता है। सारे सो तो नहीं गए? सलार, संदल, सरफराज, शादेब, दुआ, फैजान, हम्माद, जरा ये इस स्लाइड की जो पहली लाइन जो है वो पढ़ें और इसको इंटरप्रेट करें कि क्या कह रही है ये लाइन। Information received through the बिल्कुल, sense माइक is अपना ऑन stored कर in लीजिए तभी the माइक ऑन हो sensory सकता है। memory. Means जो जी बेटा। इंफॉर्मेशन जितनी भी हम रिसीव करते हैं वो अपने सिक्स सेंस के जरिए रिसीव करते हैं, और बिल्कुल, वो हाफ एंड 1 सेकंड के लिए जो है हमारी सेंसरी मेमोरी में जो है वो गुड गुड। आई थिंक ब्लॉक हो गई। बिल्कुल, यानी कि आपकी जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो थ्रू द सेंस इज स्टोर्ड इन द सेंसर मेमोरी, यानी कि मैं इसलिए रीड आउट करवा रही हूँ ताकि बेटा आप इन चीज़ों को पढ़ के सेंस कर सको कि आपको बोलना क्या है। समटाइम्स आपके पास लिखा हुआ होता है लेकिन आप जो है उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हो, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा ज़रा सा ये रीड आउट करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है उस इन्फॉर्मेशन का पता हो सके। तो इसका मतलब है कि पहले इन्फॉर्मेशन क्या थी कि थ्रू सेंस आपने जो है उसको रिकवर किया और उसको स्टोर कर दिया अपनी मेमोरी में, फिर उसमें से जो सिलेक्शन आपने इन्फॉर्मेशन ली वो आपकी प्रोसेसिंग थ्रू हो गई, क्या हो गई, मेमोरी में चली गई। ठीक है ना। अगर वो सिलेक्टेड नहीं है तो उसका मतलब है कि वो फॉरगॉटन हो गई, आप वहीं के वहीं उसको भूल चुके हैं, वो सिलेक्ट नहीं हुई है। ऐसा ही है। सही है ना। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्टिवली प्रोसेस हो रही है थ्रू रिहर्सल। अब रिहर्सल का कॉन्सेप्ट भी मैं समझाऊंगी अभी बार बार ना, आगे आगे एक और स्लाइड जो आएगी रिहर्सल, यानी कि वो ही चीज़ आप जैसे आप यूनिवर्सिटी आप जाती हैं बार बार, तो आपकी वो रिहर्सल होती रहती है तो आपको वो यूनिवर्सिटी का रूट याद रहता है। ऐसा ही है, अगर वो रिहर्सल ना हो, अब जैसे अभी यूनिवर्सिटी आप 4 साल तक जाएंगे, इसके बाद तो आप उस यूनिवर्सिटी का रास्ता ही भूल जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको जो है वो नई जगह नए रास्ते याद हो जाएंगे, आप अपना ऑफिस ज्वाइन करेंगी, अपना बिजनेस ज्वाइन करेंगे, अपना नया काम ज्वाइन करेंगी। बिल्कुल, रिपीट हो रही है तो वो रिहर्स हो रही है। तो आप जाहिर है आप जैसे अगर आप कोई ड्रामा प्ले करते हैं तो उसमें भी रिपीटेड एक्शंस होते हैं, तो आपको याद रह जाती है वो रिहर्सल। ठीक है ना। और फिर आप उसको प्ले करना आसान हो जाता है। जैसे अब हम आपसे कहते हैं कि भाई प्रेजेंटेशन देते हो तो पहले रिहर्सल करके आया करो, ताकि आपकी जो है वो बिल्कुल रूटीन में जो चीज़ आ जाती है। अब जाहिर सा तो मैं ये एक सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, अभी मेरे अगर रूटीन में नहीं है तो ये जस्ट एक सब्जेक्ट है मेरा, इस महीने मैंने इस सेमेस्टर में पढ़ा दिया, बस सही है, जस्ट इनफ फॉर दैट। ठीक है ना। अगर ये इससे एक्सीड कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि ये इनफ नहीं है। इसका मतलब ये कि अगर अगर ये मेंटेन प्रॉपरली नहीं हुआ, एलोबरेट रिहर्सल नहीं हुई है, तो ये ट्रांसफ़र नहीं होगी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ठीक है, तो परमानेंट स्टोरेज नहीं आएगी।
और आप जो है वो उसको भूल जाएंगे, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, कोई इसमें जो है वो चेंज नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब आगे हम ज़रा मूव ऑन होते हैं आगे की तरफ। अब आगे हमें क्या कहना है, यानी कि अब सम इंफॉर्मेशन स्किप्स द फर्स्ट और टू स्टेज, यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी पहली और दूसरी स्टेज पे जो है वो ख़त्म हो जाती हैं और एंटर हो जाती हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऑटोमेटिकली। जिसे हम याद नहीं भी रखना चाहते हैं वो भी याद आ जाती है, और जिसे हम याद रखना चाहते हैं वो भूल जाते हैं। Since we cannot focus on all sensory information received, we select information that is important to us and actively process it into our working memory. यानी हम ये देख रहे होते हैं कि जिस चीज़ पे हमने ज़्यादा काम किया हुआ होता है ना, वही ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट याद रहती है और वो हमारी जो है वो प्रोसेस में चली जाती है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मैट्रिक में कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी अप्रिसिएशन, कोई ऐसा अवार्ड, कोई ऐसी पार्टिसिपेशन, कोई ऐसी पनिशमेंट क्या याद है? याद है किसी को? कोई डांट किसी टीचर की, कोई टीचर याद है आपको? तो यानी कि वो चीज़ अगर याद है क्योंकि उस पर वर्किंग हुई हुई थी, उस पर इंफॉर्मेशन थी आपकी सिलेक्ट। हाँ जी बेटे बोले। क्या हो सकती है वो? क्यों याद है आपको? किस वजह से याद है? कोई वजह थी? बिल्कुल। यानी आपके लिए वो वजह होना, उसमें आपने पार्टिसिपेट करना, तो वो आपको हमेशा याद रहता है। ठीक है ना? तो इसमें यही बताया जा रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप हो जाती हैं फर्स्ट और टू स्टेजेस पे। यानी कि फर्स्ट स्टेज क्या है, वो जो सेंसरी स्टेज थी, जो देखा और बस खत्म हो गया। फिर अगर वो इंटर हो गया है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला गया है, और अगर वो मजीद आगे जो है रिपीटेड हुआ है तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ चला गया है। तो इससे ये बात याद हुई कि आपको जो है लाजमी बात है कि जो शुरू के स्टेजेस होते हैं, यानी कि जब हम इन्फेंट होते हैं, तो यानी कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, या तो आपके पेरेंट्स आपको याद दिलवाते हैं या आपको याद रह जाती है। अब ज़रा ये पिक्चर आपके पास है, ज़रा सामने है, ज़रा इसको देखिए। ये एक इवेंट है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है। अब ज़रा ये इवेंट जो है वो हमें क्या बता रहा है, ज़रा ये सब गो थ्रू करें और फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये नज़र आ रहा है आप लोगों को? ज़रा इसे गो थ्रू करें और फिर मैं ज़रा 5 मिनट दे रही हूँ आपको, आप इसको जल्दी से इंटरप्रेट करें। हाँ जी, क्या इंटरप्रेट किया है? लिखा हुआ भी है सारी चीज़ें, इन डिटेल्स नीचे लिखी हुई भी हैं, लेकिन अब आप कैसे इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं?
हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है तो आप लोगों को? देखें वही बात जो हम 3 स्टेजेस के ऊपर कर रहे हैं, ये एक बंदे को ही हाईलाइट किया जा रहा है, ये एक पूरा क्राउड है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सेंसरी इनपुट हो रहा है, यानी कोई एक्सटर्नल इवेंट्स है, यहाँ पर सेंसरी मेमोरी रजिस्टर्ड हो रही है इनकमिंग इंफॉर्मेशन, अलाउइंग योर ब्रेन टू कैप्चर फॉर अ फ्लीटिंग मोमेंट आ सी ऑफ फेजेस। यानी कि इसमें से जो भी मोमेंट है, जैसे अब हम क्रिकेट मैच देखते थे, तो हमें एक वो जो बाबा हैं वो हमेशा हमें पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में, वर्ल्ड कप में वो नजर आते हैं, और वो भी मशहूर हो गए अपने, क्योंकि पूरा झंडे वाला कपड़ा पहन कर आते हैं, झंडा हाथ में होता है, यानी कि एक अलग ही उनकी जो है वो एप्रिसिएशन होती है। तो उससे जो है वो बड़ा अलग फर्क पड़ता है कि आप कैसे जो है ना उनको इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा जो है, अब इसमें एक्सटर्नल इवेंट्स आया आपके पास, ये आपके पास लॉग गैथर्ड हैं, और इनमें आप सबके जो फ्लीटिंग मोमेंट्स देख रहे हैं कि किसके कैसे फेजेस हैं, कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है, कोई चीख रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई शोर कर रहा है, कोई आराम से बैठा हुआ है। लेकिन सबसे जो हाईलाइटेड होता आया वो हमें ये कैप वाला बंदा आया, क्योंकि हमारी हमारी जो है वो फोकस जो है ना वो उस पर हो गया, यानी कि हमने वी पे अटेंशन टू एंड इनकोड इम्पॉर्टेंट और नॉवल स्टिमुलेशन, यानी कि हमने उसी को इंटरप्रेट किया, उसी को इनकोड कर दिया। इन दिस केस एन एंग्री फेज इन द क्राउड, यानी कि इनका एंग्री फेस जो है वो हमने इनकोड कर लिया। तो हमें ये पता चल गया कि ये हमारी अटेंशन में था, और इसके बाद ये हमें याद रह गया कि अगर हम इसको दोबारा, जैसे इफ वी स्टोर एट द फेज लॉन्ग इनफ रिहर्सल, और if we are sufficiently disturbed by it's deemed important, we will encode it for long term storage, and we may and are be able to call up image of the face। यानी कि बार बार जो है ना, अगर अच्छा इस फेस को जो है ना वो बार बार जो है कैमरा भी प्रिटेंड करेगा, बार बार जो है वो ऑडियंस भी देख रही होगी, जो अनाउंसर होगा यानी जो एंकरिंग कर रहा होता है वो भी इसको, इस फेस को जो है वो बार बार देख रहा होता है कि एनी एंग्री यंग मैन showing this behavior with the base of this match, जो भी अगर मैच है वहाँ पर, या कोई इवेंट हो रहा है, कोई भी तरह का मैच है, या कोई भी रिहर्सल हो रही है, या कोई भी प्रोग्राम है, तो उसके हवाले से जो है वो आप जो है वो देख सकते हैं। यानी इससे आपको क्या पता चल रहा है? कि इवेंट का होना बहुत ज़रूरी है, और फिर उससे आपने क्या सेंस लिया है, जिस पर ज़्यादा आपने फोकस किया है, जिस पर पे अटेंशन किए, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में हो गया। लेकिन जब बार बार आप उसको फेस को दिखाते रहेंगे, बार बार रिकॉल करते रहेंगे, तो कैमरा बार बार उसकी तरफ जो है वो फोकस करता रहेगा, तो वो हमें याद रहेगा। ठीक है जी, लगता है तुम सब लोगों को आज रोज़ा बहुत लग रहा है। कोडिंग गेटिंग इंफॉर्मेशन इन, हम कैसे इनकोड करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, जरा ये मुझे बताएं। हाउ वी इनकोड और व्हाट वी इनकोड, ये दो पिक्चर्स आपके सामने हैं। कैसे इनकोड करेंगे आप, कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्या सेंस आपको बता रहा है कि ये क्या कर रहे हैं? कोई बता सकता है?
कोई बता सकता है कि सो रहे हो सारे? हाउ वी इनकोड, व्हाट वी इनकोड, कैसे कैसे इनकोड करेंगे और क्या इनकोड करेंगे। हर किसी का देखने का नजरिया अलग होगा। सही है, वॉक कर रहा है अपने पैड के साथ, ठीक है। और ये मैडम क्या कर रही हैं? टेंस लग रही हैं। सही। यानी संदल की अपनी ओपिनियन थी कि वो बुक से पढ़ के इंफॉर्मेशन ले रही है, और नेहा ने कहा कि भाई वो स्टडी कर रही है और टेंस लग रही है। अच्छा, साथ बहुत सारी किताबें भी हैं, सामने कप चाय का भी है, ये भी सारी इनकोडिंग में आ सकता है। ठीक है ना। हम जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जब मैं आपसे ये पूछ लेती हूँ कि जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग क्या है, तो आप ऑब्जर्वेशन लर्निंग में भी ये मिसाल दे सकते हैं कि जो ऑब्जर्व करें, यानी जो सेंस कर रही हैं। ऑब्जर्व का मतलब होता है किस तरह से सेंस कर रही हैं, आप देख रही हैं, सुन रही हैं, जांच रही हैं। तो अब इसमें क्या है कि जी वो हमें वॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है, डॉग की दुम भी ऊपर है, उसका पैर भी जो है ना वो स्ट्रेट नहीं जा रहा था, वो इस तरह से वॉकिंग कर रहा था, बहुत तेज तेज वॉक कर रहा था। हम बहुत सारी चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये मैडम जो है वो पढ़ रही हैं, फोकस कर रही हैं, या टेंशन में हैं, या इंटेंसली पढ़ रही हैं, बहुत सारी किताबें हैं, उन किताबों की बोझ तले उनका जो सर नजर आ रहा है, तो वो ये लग रहा है कि जो टेंशन ऑफ बर्डन में उन्होंने सर पकड़ा हुआ है। तो उनकी सारी जो बिहेवियर्स हैं वो हमें ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि हाँ जी ये हो सकता है। बिल्कुल, तो यानी कि हम सबकी अलग अलग सेंसरी है, तो आपको ये याद रहेगी। तो आप जब इंफॉर्मेशन इनकोड करते हैं, अब जैसे अभी दूसरी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ, इनकोडिंग गेटिंग इन्फॉर्मेशन इन, हाउ वी इनकोड सम इन्फॉर्मेशन रूट टू योर स्कूल्स। हम जब रोजाना स्कूल, जैसे मैंने भी आपसे कहा था, हम रोजाना स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, अपने मदरसे जाते हैं, हमें याद रहता है क्योंकि वो रोजाना का काम है, तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस्ड है। लेकिन अचानक जो है ये एक दूसरा अनयूजुअल इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए कि आपके फ्रेंड्स का न्यू सेल फोन नंबर आ जाए, तो वहां पर अटेंशन रिक्वायर्ड हो जाएगी। तो ये सवाल हो सकता है कि आपके पास कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी इनकोड ऑटोमेटिकली, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी इनकोड इफर्टफुली। यानी कि ऑटोमेटिकली क्या कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके जहन में आती है, और इफर्टफुली जो है वो इन्फॉर्मेशन आपके पास कैसे आ जाती है। ठीक है ना। तो आप जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है, जो रोज की रूटीन है, क्लासेस हो रही हैं, टाइम पर हो रही हैं, आपका टाइम टेबल दे दिया जाता है, आपके रूटीन पर होता है, तो आपको याद रह जाता है, तो वो इफर्ट लेस हो जाता है, इफर्टफुली नहीं होता। लेकिन जो इफर्टफुली है, जाहिर बात है, अब जैसे अब मुझे भी ये है एकदम इस बात से ये याद आया कि नहीं, कोई ना कोई नंबर्स हमें अपने घर के, अपनी फैमिली के या फ्रेंड्स के याद रखने चाहिए, ताकि इन केस एनी इमरजेंसी अगर मोबाइल अवेलेबल ना हो तो हम कॉल कर सकें। ठीक है ना। तो हाउ एवर न्यू और अनयूजुअल इन्फॉर्मेशन जो होती है, वो आपको इफर्टली रिक्वायर्ड होती है याद करने के लिए, आपकी अटेंशन जो है वो रिक्वायर्ड कर रहा होता है। ऐसा ही है। अब ऑटोमेटिकली प्रोसेस क्या होता है? ऑटोमेटिकली प्रोसेस जो एफर्टलेसली होता है, आपके पास स्पेस होती है। आप खुद ही अपनी तरफ से जो है, जैसे अगर आपने रीडिंग कर ली है, तो आपके पास जो है वो रीड बुक कर रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर, तो आपने वो प्लेस ऑफ पिक्चर जो है वो आपने अपने ऊपर उस पेज पे जो है वो ऑटोमेटिकली इनकोड कर लिए। ठीक है ना। अब आपका जहन उसी पेज पर है और आप आराम से पढ़ रहे हैं, और आप जो है उस पढ़ते हुए को आप आराम से लिख भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं, आप उसको देखे देखे आप इनकोड कर सकते हैं। ठीक है ना। टाइम क्या होता है कि आप अनइंटेंशनली नोट द इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ डे, जो कि अनइंटेंशनली आपके पास जो है वो नोट हो जाता है कोई भी इवेंट्स, तो आप उसको जो है वो उस प्लेस या उस डे के साथ जो है वो इनकोड कर देते हैं। कोई अच्छा वाकया, कोई बुरा वाकया हो गया, तो आपको उस इवेंट के साथ या उस दिन के साथ जो है वो याद रहेगा। ऑटोबायोग्राफिकल क्या है कि आप एफर्टलेसली जो है वो ट्रैक कर रहे हैं, और कौन सी चीज़ कैसे हो जाती है, तो उसको आप जो है वो ट्रैकिंग कर रहे हैं एफर्टलेसली। वो इसलिए कि क्योंकि आपके पास इससे स्पेस और टाइम पे जो है वो महफूज है। अच्छा जी, एफर्टफुल प्रोसेसिंग क्या है? ज़रा इसको पढ़ें और ज़रा मुझे इसको डिफाइन करें, जल्दी से करें, रीड आउट करें इसे।
प्याज 2 की 4 किलो, आलू 2 का 2.5 किलो, आलू प्याज। वो कौन किसके घर के बाहर आलू बेच रहा है वो? हाँ जी, कोई बताएगा? यानी कि यहाँ पर इफर्टफुल जो प्रोसेसिंग है कि या मैं जैसे अभी मैंने आपको कहा कि आप इसको रीड करें, ये इफर्टफुल प्रोसेस है, यानी कि आपने पढ़ा हुआ ही नहीं है, तो अब आपने उसको पढ़ेंगे, इसको, इस पूरी स्लाइड को, फिर इसको समझेंगे, फिर इसके कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे, फिर उसको जो है वो प्रोसेस में लेकर आएंगे और फिर उसको रीड करेंगे और फिर आपके जहन में रहेगा। अब जब मैं ये कहूँगी जी ये पेपर में भी आना है, तो आप कहेंगे कि अब इसको मेमोराइज करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल, यानी कि ये एफर्ट जैसा अभी नेहा मैंने अभी आपको बोला कि पढ़ें, तो ये पढ़ने की एफर्ट लगी ना आपने, इसको पढ़ा, अब ये पूरी डायग्राम आपको क्या बता रही है और ये टॉपिक आपको क्या बता रहा है, उससे आपने मुझे ये कहा। अब मैंने आपसे कहा कि ये नेहा, सलार, ये सब चीज़ें जो हैं वो पेपर में आएंगी। अब तुम जो भी एफर्ट करोगे, उस जिस लर्निंग को याद रखोगे, उसको मेमोरी करने की भी कोशिश करो। क्यों? क्योंकि अब आपके कॉन्शियस में आ गया है कि ये चीज़ पेपर में आएगी, तो मुझे पेपर में अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और वो मैंने मिड टर्म का टॉपिक बता दिया है, मिड टर्म के टॉपिक में ये मेमोरी वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपका उससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब मिड टर्म में, यानी कि जो ह्यूमन बिहेवियर का है, लर्निंग का है, इमोशंस का है, और दूसरा क्या था, स्टेजेस का था। तो ये वाले टॉपिक्स हैं जो आपके मिड टर्म में आएंगे। ये जो मेमोरी जो आज हम करवा रहे हैं ये मिड टर्म में इंक्लूड नहीं है, ठीक है, ये मिड टर्म के बाद का टॉपिक है। सही है जी, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो अब इसमें आपको ये पता चलेगा कि ये मैंने आपको काम जो एफर्ट करने के लिए कहा, और सब आपके कॉन्सेप्चुअल पेपर हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो और बहुत आराम से सुकून से पेपर दीजिएगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट फ्राइडे आप लोगों का पेपर मेरा। तो अब ये इसमें एफर्ट क्या हुई, इसने जो है ये नॉवेल इनकर्ड किया, फिर उसको समझा और पढ़ा, और बीच में ये इनकोडिंग का है, और ये ऑटोमेटिक जो है वो सेव हो गया। तो ये ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि जितनी आप एफर्ट करेंगी वो ऑटोमेटिक होगा। तो ये इस सवाल को भी आप जहन में ही रखिएगा, ये वाला जो सवाल है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, मैंने फोकस भी किया है इस क्वेश्चन के ऊपर। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, हाउ डू साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द ह्यूमन मेमोरी सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा वर्ड इंफॉर्मेशन, इनकोड, तो अब आपने इनकोडिंग देखनी है, किस तरह से अपडेट करना है, ये सब आपके अपने ऊपर है कि कैसे आप जो है उसको जो है वो करते हैं, ठीक है ना। एफर्टफुल प्रोसेसिंग को आप किसी नॉवल के ऊपर ले सकते हैं। कोई इवेंट है, जैसे अब मैंने अब अगर नेहा का कहा कि नेहा मुझे जो है वो एक इवेंट करना है ई कॉमर्स के ऊपर। अब अगर नेहा या सलार ने ई कॉमर्स पे कोई इवेंट ही नहीं किया है, तो अब जो वो काम करेंगे वो उनके लिए एफर्टफुल होगा, यानी कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कौन से सेलिब्रिटीज़ को बुलाना है, कौन से गेस्ट स्पीकर्स आएंगे, कौन सी ऑडियंस होगी, जो इस वक्त पढ़ रहे हैं ई कॉमर्स या जो है वो कॉमर्स के हवाले से जो पढ़ रहे हैं, उनको IT का उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया, तो उनको इन्फॉर्मेशन देना आसान हो जाएगा क्योंकि वो उस सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी, तो उसके लिए आपको जो है वो अपडेटेड रहेगा।
ठीक है जी। अब आगे हम चलते हैं ये रिहर्सल वाली स्लाइड्स पे। रिहर्सल क्या कह रहा है और ये किसने जो है वो अपडेटेड किया था, ये इम्बेंगल्स जो हैं, ये हरमैन इम्बेंगल्स जो हैं, इन्होंने 1850 में जो है वो ये रिहर्सल की जो है कॉन्सेप्ट को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। यानी कि कुछ नॉनसेंस सिलेबस होते हैं, जैसे आप रिहर्सल चाहे आप किसी म्यूज़िक की करें, किसी सब्जेक्ट की करें, किसी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की करें, किसी भी चीज़ की आप रिहर्सल करेंगे वो आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग करेगा। तो उसके लिए आपको जो है एफर्ट्स जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं, और इस पे जो है वो इन्होंने बाकायदा जो है वो अब इन्होंने कुछ ये जो TUV लिखा है, YOF लिखा है, GEK XOZ। अब अगर हम ये कैसे ट्यू योफ जैक्स कॉज, ये एक अजीब लैंग्वेज बन सकती है। अब ये इंटरप्रेट करने वाले के ऊपर है, जिसने इसको पढ़ा उसको उसने अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में लिया, लेकिन क्योंकि 3-3 वर्ड्स ज्वाइन है तो आपने उसको इस तरह से भी पढ़ लिया। तो आपकी जो रिहर्सल जो होती है वो आपकी कॉन्शियस ऑफ रिपीटेशन जो है वो इसके ऊपर वर्कआउट कर रही होती है। मतलब बताने का ये है कि कैसे आप जो है वो इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। सही। तो अगर इसमें कितना टाइम लेता है, कैसे ड्यूरेशन होती है, ज़रा इस ग्राफ के थ्रू पढ़ते हैं। द मोर टाइम्स द नॉनसेंस सिलेबस वर प्रैक्टिस ऑन day 1, द फ्यूअर रिपीटेशन वर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर देम ऑन day 2। यानी कि ये आपके पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस नज़र आ रही है। टाइम इन मिनट्स टेक टू लर्न लिस्ट ऑन अ डे, नंबर ऑफ रिपीटेशन आपके पास कितनी है, और नंबर ऑफ जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ रिहर्सल किस तरह की है। तो नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ लिस्ट ऑन डे 1 यानी कि 16, 24, 32, 42, जैसे जैसे आप अपने टाइम को बढ़ाते जाते हैं आपकी जो है वो इंक्रीज और डिक्रीजेज जो है वो शुरू हो जाते हैं। यानी अगर 16 टाइम्स आपने बढ़ाया तो 20 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो गया, 24 टाइम्स आपने बढ़ाया तो 19 टाइम्स आपका इंक्रीज हो गया, 32 टाइम जो आपने रिपीटेशन की तो आपकी 15 टाइम्स इंक्रीज हो गया, 42 टाइम आपने जो है वो इंक्रीमेंट की। यानी कि जैसे जैसे आप जो है वो अपने सिलेबस की प्रैक्टिस को बढ़ाते रहते हैं, रिहर्सल करते रहते हैं, आपकी जो है वो रिपीटेशन रिक्वायरमेंट जो है वो डे वाइज जो है कम होती जाती है। यानी कि जाहिर आप स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं तो रिहर्सल आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रही है, आपको ज़्यादा मोर क्वालिफाइड कर रही है, मोर रिकॉग्नाइज कर रही है। तो इसके लिए आपको जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योर करना आपके लिए आसान है। ठीक है जी। यहाँ पर ज़रा इनकोडिंग इफेक्ट आपके सामने नज़र आ रहा होगा। ये 15 और 16 स्लाइड्स आपके सामने आ गई हैं। ठीक है, कुछ इसमें पूछना है अगर आप पूछ सकते हैं, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। अच्छा जी, स्पेसिंग इफेक्ट, we retain information better when we rehearse over time. Serial position effect, when your recall is better for first and last items on a list but poor for middle items. जैसे अभी मैंने आपसे कहा था, जब सलार से पूछा, नेहा से पूछा, तो किसी को पहला आइटम्स याद थे, किसी को सेकंड आइटम याद थे, किसी को थर्ड आइटम याद थे, किसी को लास्ट का आइटम याद थे। यानी कि सीरियल पोजीशन ऑफ इफेक्ट क्या है जी, आपकी क्या हो गई जी, प्राइमरी इफेक्ट क्या हो गया, और ये क्या है, वैकेंसी इफेक्ट, यानी कि पोजीशन ऑफ द आइटम इन द लिस्ट, आप किस लिस्ट में जो है वो कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपकी इस
स्पेसिंग इफेक्ट क्या हो गया कि आपकी इंफॉर्मेशन जब तक रिटेन रहती है, जब तक आप उसको रिहर्स करते हैं, तो ये इनकोडिंग इफेक्ट बाकी रहता है। लेकिन अगर सीरियल पोजीशन में करें, जैसे मैंने आपको सीरियल पोजीशन बताया, एक को ये कहना है, दो को ये कहना है, तीन को ये कहना है, तो अब आपको सीरियल पोजीशन में क्या हो रहा है जी, शुरू के दो तो याद हैं, आखिरी के दो याद है, बीच का याद नहीं रहा। बीच के किसी को याद रहेगा तो किसी को आखिरी का याद नहीं रहा, किसी को बिल्कुल ही जो है ना मिडल के याद है ना उसके थे, तो कोई मोड यानी कि मोड इफेक्ट भी आ सकता है। देखिए हम जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं ना, मीन मीडियन मोड, वो कहीं ऐसे नहीं आ गई है। यानी कि मीन का मतलब होता है कि आप एवरेज निकाल रहे हैं, मीडियन का मतलब होता है कि आपने कोई मिड वैल्यू निकाली है, और मोड का मतलब क्या होता है, आपको आप उसको एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जरा व्हाट वी इनकोड, इनकोडिंग बाय मीनिंग, इनकोडिंग बाय इमेजेस, और इनकोडिंग बाय ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, ये अब इनकोडिंग बाय मीनिंग लिख लें, जरा देख लें आप, जरा सब पढ़ें जरा। ये प्रोसेसिंग द मीनिंग ऑफ वर्बल इंफॉर्मेशन बाय एसोसिएटिंग इट विद व्हाट वी ऑलरेडी नो और इमेजिन। इनकोडिंग मीनिंग मीन्स सीमेंटिंग encoding result in better recognition rather than visual or arousing acoustic encoding। यानी कि जो देखा हुआ इनकोड होता है वो आपको ज्यादा नजर आ रहा होता है। मेंटल पिक्चर्स इमेजिनरी आर a powerful aid to effortful processing, especially when combined with semantic encoding, showing adverse effect of tanning and smoking in a picture may be more powerful than simply talking about it। ठीक है, ये दो तीन बातें जरा मैं आपके सामने कर रही हूँ ताकि आपको जरा ये समझ में आ जाए। तो एमनीमोनिक्स यानी कि इमेजिनरी इज एट द हार्ट ऑफ मेनी मेमोरी एड्स। mnemonics techniques use vivid imagery and organizational devices the adding memory। visual encoding, semantic and acoustic encoding। क्या ये डेफिनेशन आपको समझा रही है? सीमेंटिंग आपको जो है एक लॉजिक या आपको रिलेशनशिप बता रही होती है, यानी कोई मायने दे रही है किसी काम के, तो इसलिए हम इसको कहते हैं जी सीमेंटिंग एनकोडिंग। ठीक है ना, तो कोई मायने, कोई लैंग्वेज को समझाना, तो वो आपके पास सीमेंटिक मीनिंग्स आ जाती हैं। ठीक है ना, तो अब अगर आप इस चीज को समझते हैं तो आप उसको लिखना आराम से आपके लिए आसान हो जाएगा। और अकॉस्टिक जो होता है, जाहिर सी बात है आपको आवाज की लहरों से पता चलता है। जिसे सूती लहर है, सूती का मतलब होता है आवाज, सौती, तो वो आवाज की लहरों से आपको समझ में आ रहा होता है। तो आप जो है वो सीमेंटिक भी ले रहे होते हैं, ठीक है, मायने भी निकाल रहे होते हैं किसी लैंग्वेज से, उनको असेस कर रहे होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को एसोसिएट कर रहे होते हैं, तो ये इनकोडिंग मीनिंग्स हो गई है। ठीक है जी। अब अगर विजुअल अगर आप देख रहे हैं तो विजुअल से आपको क्या मेंटल पिक्चर जो है वो इमेजरी आर पावरफुल एड टू इफर्टफुल प्रोसेसिंग। यानी कि जो जब आप किसी का फेस देख रहे होते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं कि जो आजकल जो मेमोरी जो है वो ज्यादातर रिकॉल और शार्प इसलिए हो रही है कि आप सुनते हैं और देख रहे हैं, यानी कि विजुअल ले रहे हैं और विजुअल को ही सुन रहे हैं, तो जल्दी बच्चा सीख रहा होता है रादर देन कि आप जो है वो लिखा हुआ किसी को पढ़ा रहे हैं। लिखा हुआ पढ़ने का में इतनी ज़्यादा जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही होती है, इतनी जो है वो इफर्ट्स नहीं आ रही होती जितनी इसकी पढ़े हुए की और सुने हुए की और देखने की आ रही होती है। ऐसा ही है। तो अब इसमें जो है वो एडवर्स इफेक्ट ऑफ टैनिंग एंड स्मोकिंग, यानी कि एक टैनिंग फेज नजर आ रहा है और बहुत धुंधला सा जो है वो हमें चीजें नजर आ रही हैं। इन अ पिक्चर मे बी मोर पावरफुल देन सिंपली टॉकिंग अबाउट इट। सही ना, तो हम उसको जो है वो आराम से जो है वो बता सकते हैं और उसको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं स्पेशली।
अच्छा जी, अब अगर हम बात करते हैं ये एमनीमोनिक्स, तो इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालते हैं कि इमेजरी चीज़ों को जो है वो बताया जा रहा है कि कैसे आप मेमोनिक्स जो है ये कहा जाता है इसको, और आप इसको जो है वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। साइकोलॉजिकली आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आपको जो है वो थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखाई दे, यानी कोई डिवाइस, कोई टेक्निक आपको जो है वो यूज़ की जा रही है, आपकी असिस्ट कर रही है मेमोरी को, तो फॉर गिंग अ लिंक और एसोसिएट कर रहा है कोई इंफॉर्मेशन को, तो और वो प्रिवर्सली भी इनकोड कर रहा है, तो आपकी जो है ये मेमोनिक सिस्टम कहलाता है, यानी कि आप दो चीज़ों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। यानी कि दो इन्फॉर्मेशन को साथ लेकर चल रहे हैं। अब ज़रा इसको समझाती हूँ, मैं कैसे समझाती हूँ, ज़रा एक मिनट होल्ड करें आप लोग सब। इसको समझाने का तरीका क्या क्या होगा। मेमोनिक्स इंफॉर्मेशन जो है वो जैसे अगर मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ, ज़रा ये भी गौर से करें, क्योंकि मैं ये दूसरी स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। ये स्लाइड शेयर हो रही है। ठीक है, यहाँ मैंने जो है वो ये एक्सेल की शीट्स हैं, मैं एक मिनट जो है वर्ड की शीट को जो है वो करती हूँ। अच्छा जी, मेमोनिक्स में ये होता है कि आप जो है वो दोनों चीज़ों को जो है पिछली मेमोरी को भी याद कर रहे होते हैं। यानी कि एक न्यू इंफॉर्मेशन और एक नई इंफॉर्मेशन को जो है वो आप इनकर्ड कर रहे हैं। चलें जी, हम एक्सेल पे ही कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास वर्ड। अब ज़रा मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये नई इंफॉर्मेशन जो है वो एफर्ट्स, ठीक है, और लिखने के तरीके कार को भी बता रही हूँ, लाइक, ठीक है, बिफोर,
ये ज़रा मैं शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। तो ये समझाना भी ज़रूरी है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाए। एफर्ट्स भी आ गया, स्किल्स भी आ गया, ठीक है, ओके। लाइक अगर हम मेमोनिक्स को अगर हम बात करते हैं, ये आपके पास 2 स्लाइड्स मौजूद हैं। ये मैं इसको 2 स्लाइड्स में भी लेके जा सकती हूँ और दोबारा इसको रिपीट, ये एक वर्ड हो गया इस अंदाज में। अब अगर मैं इसको इस अंदाज में भी लिख सकती हूँ, जैसे यहाँ पर रोमन आपके पास है, ये आ गया, हाँ जी, एफर्ट्स, ठीक है, लाइक, ठीक, बिफोर। फर्क क्या है इसमें लिखने में? इसको इसने चेंज नहीं किया, सही है। तो ये लिखने के अंदाज से फ़र्क आ गया, आपकी मेमोराइजेशन में भी फ़र्क आ जाएगा। आप फ़ौरन ये कहेंगे जी मेमोरी में एक पहली दफ़ा हमने ऐसे लिखा था, दूसरी दफ़ा आपने ऐसे लिखा था। ये मेमोनिक्स कहलाती हैं कि आप जो है मेमोनिक्स कर रहे हैं एक जैसे वर्ड्स को, लेकिन डिफरेंट स्टाइल्स में। और ये आप पहले की बात को दूसरी बात से कैसे इनकोड कर रहे हैं, कैसे आप जो है वो लिख रहे हैं। तो लिखने का अंदाज, बोलने का अंदाज, यानी कि एपीए डिक्शनरी अलग होती है, सिंपल डिक्शनरी अलग होती है, देखने का नज़रिया कुछ और होता है, लिखने का नज़रिया कुछ और होता है, समझने का नज़रिया कुछ और होता है, लेकिन आप दोनों इंफॉर्मेशन को एक साथ जो है वो लेकर चल रहे होते हैं। यानी कि आपकी किस तरह से हम कह सकते हैं कि इमेजनरी और मीडिएशंस जो हैं वो दोनों अलग अलग होती हैं। मेथड्स अलग हो गए, लिखने का स्टाइल अलग हो गया। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो ये मेमोनिक्स कहलाती हैं। तो ये ज़रा समझाने के लिए था आपको, ताकि ये अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो है वो इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये अगर मैं इसको नाम दूं, तो मेरे लिए इसको नाम देना आसान हो जाएगा। इसको लिखा इसी तरह जाता है, ठीक है, और पढ़ा मेमोनिक्स कहा जाता है, यानी कि वो ई जो है वो साइलेंट हो जाता है। ठीक है जी, इसको मैं सेव भी कर देती हूँ। बिल्कुल ये मेमोनिक्स के नाम से सेव हो गया और मैंने अपनी फाइल में सेव कर दिया। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी होपफुली। अब हम अपनी जो है वो प्रीवियस स्लाइड्स की तरफ चलते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हम और क्या क्या चीज़ें शेयर कर रहे हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन फॉर इनकोडिंग, उसको इनकोड कैसे कर रहे हैं। हमने ब्रेक डाउन कर दिया अपनी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को इनटू ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स एंड फर्दर सब डिवाइड देम इनटू कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। यानी कि हमने उसको कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया, एक हायरार्कीज हो गई और एक चंकिंग हो गई। हायरार्कीज और चंकिंग क्या होती हैं, ज़रा इसको पढ़ते हैं हम।
हायरार्की में क्या है जी, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को हमने ब्रोकन डाउन कर दिया है इनटू ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स एंड फर्दर सब डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज में एंड सब कैटेगरीज में। यानी कि अगर आप मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स में 2 कैटेगरीज आ गई। मिनरल्स खाली एक बात नहीं कि मादनियात की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है जी, मेटल्स भी आ गया और स्टोन्स भी आ गए। अब मेटल्स में अपनी कितनी कैटेगरीज हैं, रेयर है, कॉमन है, अलॉयज हैं, ठीक है ना। और इसी तरह स्टोन्स में भी क्या है, मेजोनरी हैं और प्रीशियस हैं। यानी कि मेजोनरी भी हैं, थोड़े से आम भी हैं, और ये इनकी टाइप्स हैं कि किस तरह से ये टाइप वाइज जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक हायरार्की बता दी है। अब ज़रा ये हायरार्की और कोई मुझे बता सकता है? ये तो बात हो गई जी मेटल्स की। इसके अलावा एजुकेशन की अपनी हायरार्की है। अब अगर मैं आपसे कहूँगी भाई ना साइंस है, अब साइंस को आपने कितनी कैटेगरीज में डिफाइन किया? ये एग्जांपल्स बता रही हूँ क्योंकि फिर आपने एग्जांपल्स लिखनी पड़ेंगी। अब साइंस है, मेडिकल साइंस है, मैनेजमेंट साइंस है, सोशल साइंस है, यानी ये सारी साइंस हैं। अब आपका जो इंटरेस्ट होता है, अब आपने जो है मैनेजमेंट साइंस को बाइफिकेट कर दिया कि मैनेजमेंट साइंस में कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं। सोशल साइंस में हमने बाइफिकेट क्या किया, जैसे सोशल साइंस में हमने बाइफिकेट कर दिया कि जी आर्ट्स आता है, साइकोलॉजी आता है, आईआर आता है, इंग्लिश आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो सोशल साइंस में आ रही हैं, ठीक है। तो ये आपने हायरार्की और चंकिंग दोनों को देखना है कि जी क्या चीज़ और क्या हमें बता रही है। अब जरा चंकिंग को देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग आइटम इनटू अ फैमिलियर मैनेजेबल यूनिट, ट्राई टू रिमेंबर द नंबर्स बिलो 1940, 1947, 1971, 1992। यानी कि 1940, 1947, 1971, 1992। If you are well versed with Pakistan history, chunk the numbers together and see if you can recall them better. 1940, 1947, 1971, 1992. तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि how to differentiate between the organizing information for coding by hierarchies and by chunking. When you go for chunking, तो you have to utilize for manageable familiar words, यानी कि जो आप कोड याद करते हैं, जैसे ज़्यादातर जो आपके इंस्ट्रेंज ये जो CIA होता है, FBR होता है, या अगर आपने ये देखा है कि हमारे आपने कोर्स कोड पढ़ते हैं, तो हम कोर्स को उसके नंबर से याद नहीं रखते, उसके कोड से हम उसको याद रखते हैं कि ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कोड वो है। उस कोर्स कोड से हमें पता चल जाता है कि जी ये सेमेस्टर का 3रा कोर्स है, या सेमेस्टर का ये 2रा कोर्स है, या 8वां कोर्स है। समझ में आ गई? तो ये वो सारी बातें हैं जिन्हें हम जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर अब मैं आप लोगों से मिसाल पूछूं तो आप ये ज़रा हायरार्की को पहले मुझे ज़रा बताएं कि हायरार्की को कैसे तोड़ेंगे और चंकिंग को कैसे तोड़ेंगे। ज़रा जल्दी से ये मुझे सॉल्व करके बताएं, अपना अपना ओपिनियन दें मुझे जल्दी से। 5 मिनट दे रही हूँ। जल्दी से बताएं इनको दोनों को आप कैसे डिफाइन करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग हायरार्की को, हायरार्की कैसे बनाएंगे, अभी मैंने आपको मिसाल भी दे दी, और आपको चंकिंग कैसे करनी ये भी ज़रा मुझे समझाएं। जिसके जिसके जो जहन में आ रहा है वो मुझसे डिस्कस कर ले, ताकि मुझे ज़रा अंदाजा हो जाए कि आप लोगों को ये बात कैसे समझ में आ रही है।
हाँ जी, कोई बता सकता है? क्योंकि मैं यहीं तक वाइंड अप कर रही हूँ। मैम चंकिंग को क्या करना है? किसको? चंकिंग को क्या करना है? चंकिंग का मतलब ये है कि आप अपने आइटम्स को अपने फैमिलियरेबल वर्ड्स या यूनिट में तोड़ दें जिससे आपको याद रहें। तो यानी कि आप इनमें जो है वो चंक्स वाइज जो है, यानी कि आप नंबरिंग वाइज जो है उसको तोड़ रहे हैं, तो उससे जो है वो आपको मेमोराइज रहता है। अब ये जो नंबरिंग की कहानी है, जैसे मैं अगर पॉलिटिकल रिजिम्स को याद करूं तो मैं कहूँगी जरा मुझे 1948 से पॉलिटिकल रिजिम्स बताएं। तो पॉलिटिकल रिजिम्स आप मुझे वर्ड्स में थोड़ी बताओगी, आप तो मुझे नंबर पे बताओगे। 1992 में क्या हुआ था, 97 में क्या आया था, 1947 में क्या इनकलाब आया था, 1950 में कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, ये गवर्नर राज था, 1971 को क्या हुआ था, 1965 की जंग में क्या हुआ था। तो ये चंक्स है ना। क्या आपसे ये पूछा जाए जंग में क्या हुआ, जंग क्या है, कौन सी वाली, 1965 की, कौन सी वाली 71 की, कौन सी वाली 47 की, कौन सी वाली भाई 52 की, और कौन सी वाली जी 65 की। ओके संदर, यस आई एडमायर्ड, बट अब इसको मुझे बताएं कि चंकिंग को आप लोग कैसे जो है वो क्लियर करेंगे। क्योंकि चंकिंग में आप लोगों को करना नहीं आ रहा। तो इफ यू आर वेल वर्स्ड विद पाकिस्तान हिस्ट्री, चंक द नंबर्स टुगेदर एंड सी इफ यू कैन रिकॉल देम बेटर। तो आप उसको कैसे बेटर करोगे? आपने उसको इस तरह से नंबर्स में तोड़ा और फिर उसको मेमोराइज कर लिया। आपकी याद करने की चीज़ें हैं। मैं अगर आपसे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की बात करूं तो आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान नंबर्स में याद करेंगी या वर्डिंग्स में याद करेंगी? कैसे पता चलेगा कि फलाना साल में क्या हुआ था? किस तरह से आप चंक्स करेंगे, कैसे तोड़ेंगे? जरा मुझे आप अपनी मेमोरी को सेलेक्ट करना सिखाएं। यहाँ पर कैसे करेंगे, ये सबके लिए आइडिया है। जो अकल रखेगा वो उसको अभी अभी करके दिखाएगा, भले आप 5 मिनट ले लें, आप 10 मिनट ले लें, नो इशू। हर जगह पे 19 से स्टार्ट करेंगे। क्या करोगे बेटा? मैम 19 से स्टार्ट करूंगा ये पूरे नंबर को, जहाँ पे 19 फिर 40, 19 फिर 47, 19 फिर 40। लेकिन तुम्हें याद कैसे रहेगा? मैं तो वो मेमोरी की बात कर रही हूँ, लिखने की बात नहीं कर रही। लिखना तो ये सही है, देखो इन्होंने तोड़े हैं ना चंक्स, ये चंक्स किए हैं, तो इससे हमें फौरन जो है ना याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये लिखा हुआ था। अब देखो आजकल जो है एक पनी में, सॉरी अब आप लोगों से, आप लोग पता है इस बात को कैसे अंडरस्टैंड करें। मैं एक मूवी देख रही थी, ऐसे गो थ्रू हुआ। तो मूवी देखने का मकसद एंटरटेनमेंट भी होता है, लेकिन लाजमी बात है आप उसको जो है वो जज भी कर रहे होते हैं। तो एक मूवी जो है वो बना रहे थे, उस पर ये पता नहीं आजकल ये साउथ की ज़्यादा मूवीज नहीं बहुत आ रही हैं, तो उनकी मूवीज में बड़ी इंफॉर्मेशन भी होती है। जैसे अगर मुझे किसी बंदे को ट्रैक करना है, ठीक है, और वो अपना इवेंट कैसा लिखता है, मुझे वो जाहिर सी बात है याद नहीं आ रही वो कौन सी मूवी थी, लेकिन ये कि उसमें वो ट्रैक कर रहा है इवेंट को ना, कि अगला टारगेट उस बंदे का क्या होगा, यानी कि किसी की जहन को जांचना। तो वो जो कोड करते हैं ना वो लोग, वो वर्डिंग में नहीं करते। दुनिया के हर साइंस जो है ना, दुनिया को जो है आप नंबरों से बता सकते हैं। आप जो कितनी भी फ्रिक्वेंसी लेते हैं रेडियो की, वो नंबरिंग में ले रहे हैं, ठीक है। आप ये कहते हैं ना कितने किलोमीटर गया, चांद पे गया कितने किलोमीटर गया, आप ये तो नहीं कहते कितने जो है ना दो घंटे लिख दिया आपने, 2 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, आप उसको रिकॉल करते। तो नंबर याद रहती है। बेटा जरा ये बैक पे जरा आवाज आ रही है, इसको थोड़ा सा स्लो करो। तो मैं जरा बड़ी मजे की बात है, समझाने जैसी है। तो ये समझा हुआ होगा आप लोगों को तो बड़ा आसानी से याद। और ये बड़ी मजे की चीज अभी अचानक याद आई कि उन्होंने जो है वो उसके नंबर्स को देखा कि 1947 या वो लिख दिया। उसने उसने टाइम लिखा 2, और जो है वो डेट लिख दी 8, और जो है वो ईयर लिख दिया जैसे 2021 या जो भी ईयर चल रहा था। तो अचानक जो पढ़ने वाले थे उन्होंने उस चीज को फॉलो अप कर लिया। तो और जो आप कोड कर रहे होते हैं, जैसे अगर मैं आपको नंबर आपको ये रोल नंबर दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? मैं नाम याद ना कर लूं, मुझे सालार याद रहेगा, मुझे जो है वो
मना ये अपनी नेहा याद रहेगी, फैसल याद रहेंगे, जाज याद रहेंगे, सब याद रह सकते हैं। मैंने नंबर्स क्यों असाइन किए, रोल नंबर हम क्यों असाइन करते हैं? आपकी कॉपी जब आप बड़े लेवल पे जा रहे होते हैं, यानी कि जो एक्सटर्नल एग्जाम्स दे रहे होते हैं, तो आपके नाम से ज्यादा हम आपके रोल नंबर को देख रहे होते हैं। आपकी शीट्स, आपके जो मार्कशीट हो रही होती है, आपके रोल नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा होता है। तो नंबरिंग इंपॉर्टेंट होती है। अब उस नंबरिंग को आपने याद कर दिया, ये नंबरिंग मेरे लिए क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है। आपका अगर बैच नंबर या आपका रोल नंबर ये है कि जैसे S120, ठीक है, और आगे लिख दिया जी 059, तो यानी कि ये अब S17 का S17 लिखने का मतलब है कि ये 17 जो 2017 था उसका बैच का स्टूडेंट है। S18 लिखने का मतलब है ये 2018 का जो है वो स्टूडेंट है। S19 लिखने का मतलब है 2019 का स्टूडेंट है। S20 लिखने का मतलब ये 2020 का स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो इसने जो यानी कि वो जो 2019 उसने हमें ये बता दिया डायरेक्ट कि ये अब मुझे अब हर एक का नंबर तो नाम तो मिक्स हो सकते हैं, लेकिन नंबर मिक्स नहीं हो सकते। कैटेगरीज बना दिया आपने, तो उस कैटेगरीज से मुझे जो उस बंदे को रिकॉग्नाइज करना आसान हो जाएगा। तो आपके लिए मेमोरी रखना, आपको रिकॉग्नाइज करना और मेंटेन करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम सब जो है वो कोडिंग में डाल रहे होते हैं, हम नंबरिंग में दुनिया को जज कर रहे हैं, नंबरिंग असाइन करते हैं, हम रोल नंबर असाइन करते हैं, रोल नंबर 1 2 3 4, लेकिन अब जो है वो नाम और आप जो नई चीजें आ रही हैं वो नंबर ऑफ कस्टमर्स के साथ साथ नेम ऑफ कस्टमर्स भी जो है रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। अब मेरी बात समझ में आ रही है कि हम क्यों ग्रुपिंग कर रहे हैं। इवन हम अपने मिशन का नाम, हम अपने जो बड़े बड़े टारगेट अचीव करते हैं उनके नाम भी जो है वो नंबर पे करते हैं, ताकि हमारी वो कोडिंग कुछ समझे ना। नंबर को कोई एसेसिलेट नहीं कर सकता, नंबर को कोई जान नहीं सकता, वर्ड्स को जान सकता है। समझ में आ गई? इस 7 का मतलब कोई नहीं जान सकता सिवाय आपके, अगर ये कोड आपने 7 रखा है। इस 19 का मतलब कोई नहीं जान सकता सिवाय इसके कि आपने 19 को क्या नाम दिया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने जहन में 1 को मोबाइल सपोज किया हुआ था, तो सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ कि मैंने 1 को क्या दिया हुआ था। अब अगर मैं आपको ये कह देती हूँ कि जी मैंने मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर, 3 फॉर्म ले दिए और 3 नंबर हैं 1 2 3। अब आपको पता है कि उस 1 2 3 को मैंने किसको क्या नाम दिया हुआ है? नहीं ना, जब तक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस ना कर लूं, जब तक मैं आप लोगों ने बता दूं, और वो मैं कितने लोगों को बताऊंगी जो सिलेक्ट होंगे, तो ये उनके लिए कोडिंग असाइन की जाती है। तो वर्डिंग की कोडिंग जो है वो ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं होती, और वर्डिंग जो नंबर जो होता है वो याद रखना आसान होता है। अब मेरी बात क्लियर हो गई? अच्छा सलार, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे एक शीट्स बना के दे दो बेटा, ताकि हम जो है डेली बेसिस पे जो है उसकी आराम से जो है वो अटेंडेंस मार्क कर सकें। और आज की भी जो है वो अटेंडेंस की, जो क्योंकि पिक्चर्स रखना बार बार जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक प्रॉपर पूरे अटेंडेंस शीट बना दो, ठीक है। और सलार हो सकता है कि मैं अभी खैर मैं अनाउंस कर दूंगी, क्योंकि ये इतनी बड़ी फाइल बन रही है, क्योंकि बीच में इसमें अब गैप नहीं आ रहा ना, वरना वो 40 मिनट्स के बाद जो है वो वो हो रही थी 40 मिनट्स का जो टाइम ड्यूरेशन था, तो उससे ज़रा फाइल बन जाती थी। तो हो सकता है मुझे मेल करनी पड़ जाए, तो वो मेल या तो फिर मैं आपकी ईमेल एड्रेस पे करूँगी, तो आप लोग मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे दो, या फिर मैं जो है वो गूगल उस पर जो असाइनमेंट्स है उस पर शेयर करने की कोशिश करूँगी कि इस पर शेयर हो जाए, ठीक है। तो सलार मुझे अपना ईमेल एड्रेस भी सेंड कर दें, और जो है वो फिर मैं उसमें जो है वो सबको अपडेट कर दूँगी। ये फाइल यानी कि रिकॉर्डिंग की फाइल ना, हो सकता है कि ये बड़ी फाइल है तो व्हाट्सएप में बहुत देर से जो है वो हो, ठीक है। और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। बात समझ में आ गई ये वाली? मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूंगी, पहले उसको सेंस कीजिएगा। ये वाली स्लाइड्स भी भेज रही हूँ मैं, और जो इसको पढ़ें और इसको सेंस कीजिएगा कि क्या चीज़ मैंने क्या बताई है और क्यों बताई है। हाँ, वहाँ पर मैं मेल कर देती हूँ, तो मैम जवेदा जो है वो अपलोड कर देती हैं, ठीक है। इसके अलावा जाहिर सी बात है ये आप लोगों तक भी पहुँचानी है, तो ये फाइल मैं आप वैसे बता रही हूँ कि जिस तरह से भी होगा तो वो मैं अपडेट कर दूँगी, वो आप लोग टेंशन ना लें, ठीक है। बेटा हायरार्की तो बहुत इजी है। हायरार्की में क्या समझने वाली बात है? हायरार्की यानी कि एक ही डोमेन से जो चीज़ें निकलेंगी हैं उनको आप, यानी कि आप कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है आप उसको ब्रेक डाउन कर रही हैं कॉन्सेप्ट्स के साथ से, सब डिवाइड कर रही हैं इनटू सब कैटेगरीज, यानी कि डिवाइड भी कर रही हैं और
इनकी कैटेगरीज भी बना रही है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर इन्होंने स्टोन्स का लिया, इसमें आप जो है वो पर्ल्स ले सकते हैं, मजीद इसमें जो है चीजें जा सकती हैं। बेटा पेपर सारा कॉन्सेप्चुअल है, यानी कि वही जो हमने बात की थी कि अगर सिचुएशन सामने आ रही है तो आप उसको क्या क्या बताएंगे, कैसे अपडेट करेंगे, बस यही है, और उससे ज्यादा और कोई नहीं है पेपर जो हमने क्लास में डिस्कस किया है कि सिचुएशन सामने है तो कैसे उसको इंटरप्रेट करें। हाँ जी बेटा पूछें। बेटा ठीक है क्लास, फिर मैं क्लास एंड कर रही हूँ, और कुछ तो नहीं पूछना, टॉपिक्स मैंने अपडेट कर दिए हैं। थोड़ा सा चीज़ें सिंपल ही बतानी है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, लेकिन ये है कि आपने बस सवाल को समझना है और जो है बहुत आराम से सुकून से पेपर कीजिएगा। मैं अवेलेबल होंगी, कहीं पे भी कोई गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो मैं आपको गाइड करूँगी, ठीक है। कैसे करना है कि अगर मैंने ह्यूमन बिहेवियर पूछना है तो पहले तो मैंने ये पूछना है कि क्या आप समझते हैं कि साइकोलॉजी में बिहेवियर शो कैसे होता है, तरीकेकार कैसे करना है। तो आपने इमोशन बताना है कि अगर एक बिहेवियर मेरी नाराजगी का है तो मुझे जाहिर करना है, तो बस आपने लिख के बताना है और कुछ भी नहीं है इसमें। जो हमने पढ़ा है, जो हमने डिस्कस किया है क्लास में, वही उसमें अपडेटेड है, ठीक है। और किसने कुछ पूछना है? मैं क्लास एंड कर रही हूँ। और सलार मुझे एक शीट्स भेज हैं और आज के अटेंडेंस भी भेज हैं, ठीक है बेटा। अटेंडेंस भेजने के साथ साथ नीचे डेट भी डाल दिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज।